सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान, अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्य संख्या कितनी थी? उत्तर 6। प्रश्न क्रमांक 2, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उत्तर यूरोपीय संघ की स्थापना करना। प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर लिस्बन में। प्रश्न क्रमांक 4, यूरोपीय संघ के संसद में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 785 सदस्य। प्रश्न क्रमांक 5, यूरोपीय संघ की स्थापना का श्रेय किस संधि को जाता है? उत्तर रोम संधि। प्रश्न क्रमांक 6, यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर यूरो। प्रश्न क्रमांक 7, आसियान संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर सन 1967 में। प्रश्न क्रमांक 8, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर 1 नवंबर सन 1993। प्रश्न क्रमांक 9, आसियान संगठन में कुल कितने राष्ट्र सम्मिलित हैं? उत्तर 10। प्रश्न क्रमांक 10, किस शहर में यूरो मुद्रा प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया था? उत्तर बेलग्रेड। प्रश्न क्रमांक 11, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? उत्तर 28। प्रश्न क्रमांक 12, किस प्रश्न को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था? उत्तर सीमा विवाद। प्रश्न क्रमांक 13, किस भारतीय विदेश मंत्री ने चीन यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी? उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न क्रमांक 14, किस प्रधानमंत्री के काल में आर्थिक व्यापार में वृद्धि हुई? उत्तर डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न क्रमांक 15, सन 2010 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना। प्रश्न क्रमांक 16, भारत चीन युद्ध कब हुआ? उत्तर सन 1962 में। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? उत्तर यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय संघ का गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, सीटों का पूरा नाम लिखिए। इसकी स्थापना कब हुई? उत्तर सीटों का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। प्रश्न क्रमांक 3, भारत आसियान समझौता कब और कहाँ हुआ? उत्तर भारत आसियान समझौता 30 नवंबर 2004 को वियतनाम के लाओस शहर में हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, भारत चीन के बीच वर्तमान विवाद के कोई 2 मुद्दे लिखिए। उत्तर भारत चीन के बीच वर्तमान विवाद के मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ने की तैयारी। दूसरा, पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में सहायता करना। प्रश्न क्रमांक 5, आसियान संगठन बनाने के उद्देश्य लिखिए। उत्तर आसियान संगठन बनाने के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना। दूसरा, दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक स्थायित्व के लिए प्रयास करना। तीसरा, सामाजिक सहयोग से विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकालना। प्रश्न क्रमांक 6, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 2 उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, उन सभी विवादों को समाप्त करना जिन्होंने यूरोप को विभाजित करके रखा हुआ है। दूसरा, यूरोपीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अनुकूल भूमिका निभाना। प्रश्न क्रमांक 7, मैस्ट्रिक्ट संधि की 2 उपलब्धियां बताइए। उत्तर मैस्ट्रिक्ट संधि की 2 उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला, यूरोपीय संघ के सभी देशों के मध्य समान मुद्रा करेंसी का चलन स्वीकार किया गया। दूसरा, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना। प्रश्न क्रमांक 8, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के क्या कार्य है? उत्तर काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की समिति है जिसका मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों के हित में कार्य योजना बनाना है। प्रश्न क्रमांक 9, यूरोपीय संघ भारत से क्यों घनिष्ठता बढ़ाना चाहता है? उत्तर यूरोपीय संघ भारत से व्यापार व्यवसाय हेतु घनिष्ठता बढ़ाना चाहता है। साथ ही इनके अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10, यूरोपीय संघ के न्यायालय के कार्य लिखिए। उत्तर यूरोपीय संघ के न्यायालय के कार्य इस प्रकार है। पहला, संधियों की सही व्याख्या करना। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों में उत्पन्न विवादों का समाधान करना। प्रश्न क्रमांक 11, यूरोपीय संघ की संसद के कार्य लिखिए। उत्तर, पहला,
विधायी प्रस्ताव और बजट को स्वीकार करना। दूसरा, समितियों की कार्यप्रणाली प्रतिवेदन का निरीक्षण कर दिशा निर्देश देना। बच्चों, अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। पहला, सीमा विवाद। चीन ने कुछ ऐसे नक्शे छापे जिनमें भारतीय भूभाग पर चीनी दावा दिखाया गया था। यहीं से सर्वप्रथम दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। चीन ने पाकिस्तान के साथ संधि करके कश्मीर के कुछ भाग अपने अधीन कर लिया, जिसे तथाकथित पाकिस्तान द्वारा हथियाए गए कश्मीर का हिस्सा माना जाता है। भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन अपना दावा करता है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिसे आज भी चीन अपने क्षेत्र में बताता है। दूसरा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के क्षेत्र की सीमा निर्धारित करती है। इस रेखा को सन 1914 में भारत, चीन एवं तिब्बत ने मिलकर सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। सन 1956 के पश्चात चीन ने इस सीमा रेखा पर अपनी आपत्ति को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था। अतः यह सीमा रेखा दोनों देशों के मध्य विवाद का विषय बन गई है। तीसरा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का मुद्दा। तिब्बत पर चीनी कब्जा होने के पश्चात से तिब्बती धर्मगुरु भारत में रह रहे हैं। चीन नहीं चाहता कि दलाई लामा को भारत शरण दे। चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है। यह भी दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण है। चौथा, चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही हथियारों की आपूर्ति भारत और चीन दोनों देशों के मध्य विवाद का विषय बनी हुई है। चीन द्वारा पाकिस्तान को भेजे जा रहे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध किया जा रहा है। इसके लिए भारत ने कई बार चीन को अपना विरोध प्रकट किया है। पांचवा, भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। सन 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का चीन ने काफ़ी विरोध किया, जबकि वह स्वयं परमाणु अस्त्र शस्त्र रखता है। छठवां, चीन द्वारा सीमा पर बस्तियां बनाने का फैसला। चीन द्वारा सन 1950 में भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से भारत और चीन दोनों देशों के मध्य में एकदम संबंध खराब हो चुके हैं। भारत और चीन मतभेद को दूर करने के सुझाव इस प्रकार है। पहला, सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण। भारत और चीन दोनों देशों के मध्य में सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ होना चाहिए। भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होना चाहिए। एक दूसरे के देश में लोग भाषा और साहित्य का अध्ययन करें। दूसरा, नेताओं का आवागमन। भारत और चीन दोनों ही देशों के नेताओं का एक दूसरे के देश में आना जाना होना चाहिए, ताकि वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, जिससे कि सद्भाव और सहयोग की भावना पैदा हो। तीसरा, व्यापारिक संबंध। दोनों ही देशों में तकनीकी संबंधी सामान व व्यक्तियों का आदान प्रदान हो। कंप्यूटर आदि के आदान प्रदान से भारत और चीन दोनों देशों में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। चौथा, आतंकवाद पर संयुक्त दबाव। भारत और चीन आतंकवाद को समाप्त करने में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और ऐसे देशों पर दबाव डाल सकते हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब दोनों ही देश संयुक्त रूप से दबाव डालें। पांचवा, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी समस्या का समाधान। दोनों ही देश पर्यावरण सुरक्षा की समस्या का संयुक्त रूप से समाधान कर सकते हैं और एक दूसरे देश में प्रदूषण फैलाने वाली समस्या को दूर करने में सहयोग भी कर सकते हैं। छठवां, विभिन्न देशों में मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना। चीन और भारत तिब्बत शरणार्थियों और तिब्बत से जुड़ी समस्याओं, ताइवान की समस्या के समाधान और भारतीय सहयोग एवं नैतिक समर्थन बढ़ाकर मुक्त व्यापार नीति, वैश्वीकरण और उदारीकरण, संचार साधनों में सहयोग करके एक मैत्रीपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि परस्पर सहयोग एवं बातचीत के द्वारा दोनों देशों के बीच दूरी कम हो सकती है और जो मनमुटाव की स्थिति रही है वह समाप्त किया जा सकता है। संघर्ष से व्यवस्था को कभी गति नहीं मिलती, सहयोग से विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान भी बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 2, चीन और भारत की मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यापार को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों की पुष्टि करें। उत्तर, भारत एवं चीन विश्व की उभरती हुई दो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय समय पर यह कहा जा सकता है कि चीन एवं भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है
इसके पास परमाणु शक्ति है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। इसके साथ ही चीन बड़ी तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रहा है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो कुछ समीक्षक भारत को आने वाले समय की महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने संचार, तकनीक, विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किसी भी देश से अधिक उन्नति की है। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है तथा भारत एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए ही भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया है। अतः कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चीन एवं भारत एक पक्षीय विश्व को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कार्य पद्धतियों को लिखिए। उत्तर, रोम की संधि के अनुच्छेद 3 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कार्य पद्धति का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, सदस्य देशों के मध्य वस्तुओं के आयात निर्यात से तट कर शुल्क एवं प्रतिबंधों को समाप्त करना। दूसरा, गैर सदस्य राष्ट्रों के प्रति एक सामान्य तट कर तथा एक सामान्य व्यापारिक नीति अपनाना। दूसरा, सदस्य देशों के अंतर्गत व्यक्ति, सेवा और पूंजी की गतिशीलता संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करना। चौथा, एक सामान्य कृषि नीति को अपनाना। पांचवा, एक सामान्य यातायात नीति को अपनाना। छठवां, उन सभी व्यवस्थाओं को अपनाना जिनके द्वारा सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों में समन्वय बनाना। प्रश्न क्रमांक 4, आसियान के कार्य एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आसियान संगठन के कार्य व भूमिका इस प्रकार है। पहला, आसियान का कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। वह समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत है। सदस्य राष्ट्र अन्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न समस्याओं को अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से सुलझाता है। दूसरा, सचिवालय स्तर पर प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के लिए एक एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इससे आसियान देशों में आयात निर्यात एवं उनके सीमित बाजार का विस्तार तथा विदेशी मुद्रा की बचत होती है। तीसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं बनाई गई है, जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन, सामाजिक कल्याण, संचार, पर्यटन आदि के कार्यक्रम के आदान प्रदान हेतु आसियान्टा संगठन स्थापित किया गया है। चौथा, सदस्य राष्ट्रों को बिना वीज़ा के सदस्य देशों में आने जाने की सुविधा प्रदान की गई है। पाँचवा, आसियान ने खाद्य सामग्री के उत्पादन में प्राथमिकता देने के लिए किसानों को तकनीकी शिक्षा देने हेतु कदम उठाया है। छठवां, मुख्य निर्यातों के लिए संयुक्त एवं मुक्त व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। इनमें तेल, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक तथा रबर का सामान शामिल है। आसियान संधि समझौते के अनुसार 2020 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही आसियान समुदाय बनाने की प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। उत्तर, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ, पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। तीसरा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। 2003 में आसियान के 3 स्तंभों के आधार पर इसे समुदाय बनाने की दिशा में प्रयास किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। यह क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। इस स्तंभ के उद्देश्यों में सम्मिलित है आसियान सदस्य देशों में शांति, निष्पक्षता, सहयोग तथा अहस्तक्षेप को बढ़ावा देना, साथ ही राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करना। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों की साझा बाजार तथा उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी वर्तमान व्यवस्था को भी सुधारता है। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान का यह समुदाय विकसित देशों में शैक्षिक विकास, सामाजिक कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ सदस्य देशों के बीच में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करके संवाद और परामर्श के लिए रास्ता भी तैयार करता है। प्रश्न क्रमांक 6, आज का चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? उत्तर, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी की उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है। चीन ने वर्तमान समय में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है। चीन ने शॉक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुख बनाया है। चीन ने 1982 में
कृषि एवं 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुलापन लिए हुए है। प्रश्न क्रमांक 7, आसियान का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करता है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 8, आसियान के संगठन पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आसियान का संगठन द्विस्तरीय है। पहला, सचिवालय। आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इसके साथ ही प्रत्येक सदस्य राष्ट्र में इसका क्षेत्रीय सचिवालय स्थापित किया गया है। यह सचिवालय अपने क्षेत्र में संपन्न शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को जनता को अवगत कराता है एवं इसके क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करता है। सचिवालय के महासचिव का पद सदस्य राष्ट्रों को प्रति 2 वर्ष में एक देश को दिया जाता है। महासचिव के कार्य: सदस्य राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित कार्यों को संपादित करने और उसमें उत्पन्न समस्याओं का उपाय सुलझाना है। शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भी महासचिव की होती है। दूसरा, शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष या 2 वर्ष में बुलाया जाता है। इन सम्मेलनों के मध्य में काफ़ी अंतराल रहने के कारण आसियान देशों के विभिन्न मंत्रियों की बैठक प्रतिवर्ष अवश्य होती रहती है। शिखर सम्मेलनों में कार्यसूची तैयार करने में स्थायी समिति, आर्थिक विकास समिति की भूमिका अहम होती है। प्रश्न क्रमांक 9, आसियान में भारत की सक्रियता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, वर्तमान में भारत आसियान संबंध भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बना है। लगभग 1 दशक पूर्व भारत की विदेश नीति में पूर्वानुमुखी नीति का अनुगमन किया गया है। 1990 के पश्चात वैश्वीकरण व उदारीकरण के प्रभाव में क्षेत्रीय आर्थिक गठबंधन की आवश्यकता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का आसियान देशों के साथ 45% बाह्य व्यापार था, अतः भारत इस संगठन से अधिक गहरा संबंध बनाए हुए है। परिणाम स्वरूप 1992 में भारत को आसियान में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य आसियान देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देने में भारत को अपना पक्ष रखने और अधिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। भारत ने आसियान देशों को व्यापार में कुछ सुविधाएं भी प्रदान की है और शीघ्र ही 1995 में इसे पूर्ण संवाद सहभागी, पूर्ण डायलॉग पार्टनर एवं 1996 में आसियान क्षेत्रीय फोरम की सदस्यता प्राप्त हो गई है। नवंबर 2002 में भारत को कंबोडिया में आयोजित शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चीन एवं जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत ने कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम को व्यापार में छूट देने की घोषणा की एवं साझी विमान सेवा प्रारंभ करने की पेशकश की। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संघर्ष के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न क्रमांक 10, 2040 तक चीन सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन जाएगा, स्पष्ट करें। उत्तर, 2040 ईस्वी तक चीन सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में उभर जाएगा। इसके कई कारण हैं, जिनमें पहला, 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसे उभरने के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार के चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। दूसरा, कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बढ़त का परिणाम बढ़ा है। कृषि और उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ी है। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीसरा, चीन विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा है। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खुलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया है। चौथा, आज क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी देश उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव ने अब यह स्थिति बना दी है
कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूसी सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के सामने में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि चीन की विकास दर इस तरह से हो रही है कि 2040 तक तो क्या, उससे पूर्व ही चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। प्रश्न क्रमांक 11, पूरब की ओर चलो की नीति क्या है? उत्तर, भारत ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो नीति अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।